अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी उसमें हमने आप तमाम स्टूडेंट्स को एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करवाया था कि जिसका कोई टॉपिक से लिंक नहीं था, लेकिन उसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 के हवाले से ब्रीफ़ किया था। यानी अगर बिलफर्ज आप चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर है 4.1, तो लेक्चर नंबर 4.1 में स्टार्ट करवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप डायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 4.1 देख रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप पे जब देखेंगे तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो का लिंक सेंड किया हुआ है जिसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर 4 के हवाले से कि चैप्टर 4 में कितने टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तमाम के तमाम चीज़ें उसमें मौजूद है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स बराए मेहरबानी रजिस्टर लेके बैठिएगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पे चैप्टर नंबर 4 जब मैं करवा रहा हूँगा तो मैं लिखवा भी रहा हूँगा, काम भी कंप्लीट करवा रहा हूँगा। तो लिहाजा आपके हाथों में पेन या पेंसिल या रजिस्टर, आपके पास मार्कर्स वगैरह और रजिस्टर होना ज़रूरी है, ताकि साथ के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर का काम भी कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं जनाब अली चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 में जैसे कि मैंने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को ब्रीफ किया था कि चैप्टर नंबर 4 में हम बुनियादी तौर पे 4 चैप्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। वो 4 चैप्टर्स कौन से होंगे? 4 से 5 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब वो जो टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो मैंने कहा था कि हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ज़रा रिलैक्स होकर सुनिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बुनियादी तौर पर होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि हमारे पास एक एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, एक एक्सिस होता है वाई एक्सिस, ठीक है। इस वाई एक्सिस को कहा जाता है वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल आपके पास एक्सिस कहा जाता है। इसको वर्टिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं और वर्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है। ये वाई एक्सिस वर्टिकल होता है, सही। इसी तरीके से एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस। ये जो एक्स होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। एक्स जो है आपका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। अभी लिखिएगा नहीं मेरे साथ, काइंडली आप सिर्फ और सिर्फ सुनिएगा, मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर अंदाज में। तो हमारे पास दो तरह के एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है। अब वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में वाई बोले तो वर्टिकल और एक्स बोले तो हॉरिजॉन्टल। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल वे में मूव कर रही हो तो उसकी मोशन को कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन। मिसाल के तौर पे मैं इस रोड पे या इस ट्रैक पे चल रहा हूँ, इस गली में चल रहा हूँ या इस सड़क पे चल रहा हूँ, तो ये जो मैं चल रहा हूँ ये मेरी कौन सी मोशन है? हॉरिजॉन्टल मोशन। जितनी भी गाड़ियाँ रोड पे जा रही हैं सारी की सारी कौन सी मोशन कर रही हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही हैं। तो आपके पास ये कहलाएगी हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है। तो ये हो गई एक्स एक्सिस। यानी मैं अगर बोलूँ कि बताओ हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होती है, तो आप कहेंगे कि एक ऐसी मोशन जिसमें बॉडी एक्स एक्सिस पे मूव करे उसे हॉरिजॉन्टल मोशन कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई बॉडी वाई एक्सिस पे मूव करे तो उसकी मोशन को वर्टिकल मोशन कहा जाता है। यानी अगर बॉडी कोई, जैसे मिसाल के तौर पे मैं गया, मैंने लिफ्ट में बटन दबाया और लिफ्ट के नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ लिफ्ट पे, तो लिफ्ट पे जो मैं मोशन कर रहा हूँ वो कौन सी मोशन कहलाएगी? वर्टिकल मोशन कहलाएगी। तो एक होती है हॉरिजॉन्टल मोशन और एक होती है वर्टिकल मोशन। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक हो गया वर्टिकल मोशन, एक हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन। अब अगर आपसे कोई कहे कि बताइए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो इमेजिन करो कि किसी प्लेयर ने बॉल को 6 के लिए हिट किया। यानी एक प्लेयर है, उसने बॉल को 6 के लिए हिट किया, या फिर मिसाल के तौर पे कोई फुटबॉल है, उसको बंदे ने गोल की तरफ मारा, या किसी भी बॉडी को आपने थ्रो किया किसी की तरफ कि यार ये लो कैच पकड़ो। कैच पकड़ो भी बड़ा ज़बरदस्त सेंटेंस है, कैच पकड़ो गलत सेंटेंस है, मैं पकड़ो बोलना चाहिए या तो कैच बोलना चाहिए। तो खैर मैंने कहा कि भाई कैच इट, और अगले बंदे ने उसको जाके कैच किया। तो इन तमाम उसमें देखा जाए तो बॉडी ना तो सिर्फ यूं जा रही है, यानी ना तो सिर्फ बॉडी हॉरिजॉन्टल जा रही है और ना ही बॉडी यूं जा रही है, यानी ना सिर्फ ओनली बॉडी वर्टिकल जा रही है, बल्कि बॉडी जो है वो यूं जा रही है। बॉडी जो जा रही है वो कैसे जा रही है? यूं जा रही है। इसका मतलब ये कि बॉडी वर्टिकली भी जा रही है और साथ साथ हॉरिजॉन्टली भी जा रही है। बॉडी वर्टिकल भी जा रही है और साथ साथ क्या जा रही है?
हॉरिजॉन्टली भी जा रही है। तो मेरा बेटा याद रखिएगा, एक ऐसी मोशन कि जिसमें बॉडी हॉरिजॉन्टली भी जाए और साथ साथ वर्टिकली भी जाए, उस मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। आप कहेंगे ठीक है सर, यानी एक ऐसी मोशन कि जिस मोशन में बॉडी हॉरिजॉन्टल भी मूव करे और साथ साथ वर्टिकल भी मूव करे, ऐसी मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब जल्दी से आप तमाम बच्चे रजिस्टर निकालें और रजिस्टर में चैप्टर नंबर 4 की हेडिंग डालें। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशंस। चैप्टर नंबर 4 का नाम है मोशन इन 2 डायमेंशंस। पहला लेक्चर चल रहा है चैप्टर नंबर 4 का, मोशन इन 2 डायमेंशन। और मोशन इन 2 डायमेंशन की हेडिंग डालने के बाद आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि राइट डाउन कीजिए पहला वाला सवाल। सबसे पहली हेडिंग डालें, पहला टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। जल्दी से हेडिंग डालें प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की हेडिंग डालने के बाद लिखो सच मोशन इन विच a body moves horizontally as well as vertically. Such motion in which a body moves horizontally as well as vertically under the effect of gravitational force. Such motion in which a body moves horizontally as well as vertically under the effect of gravitational force is known as projectile motion. दोबारा से सुनिएगा, such motion in which a body moves horizontally as well as vertically under the effect of gravitational force is known as projectile motion. Now the question is that कि सर आपने बहुत अच्छा लिखवाया बट एक टर्म यूज़ की कि under the effect of gravitational force, ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की लॉजिक बड़ी सिंपल है भाई साहब। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये होता है कि जो फोर्स लगेगी, तवज्जो रखिएगा मुझ पे, जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी। बॉडी का फ्रीली मूव करना लाजमी है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, अब इस मार्कर को मैंने यहाँ से हाथ से, तवज्जो रखिएगा, हाथ से इस तरह मूव करवाया, तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन तो है बट ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। बट अगर मैंने इसी मार्कर को यहाँ से फेंका और यहाँ मूव कर दिया, तो अब ये क्योंकि बॉडी फ्रीली मूव कर रही है, इस मार्कर को मैं यहाँ से फेंक रहा हूँ और यहाँ मैं कैच कर रहा हूँ, तो इस दौरान जो मोशन हो रही है क्योंकि फ्रीली है, मेरे हाथ से छोड़े जाने के बाद से लेकर मार्कर के पकड़े जाने के बीच में जो मोशन हो रही है वो फ्री मोशन है। तो यानी कि ये वाली जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। इसी वजह से मैं इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल देता हूँ, बात समझ में आएगी। इसी वजह से एरोप्लेन की मोशन यानी जहाज़ की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। अब कितनी खूबसूरत बात है कि जहाज़ की मोशन तो सर बिल्कुल दिखने में ऐसी होती है, जहाज़ की मोशन तो यूँ होती है, तो वो होनी चाहिए मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जहाज़ की मोशन इन 2 डायमेंशन तो है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। इसी तरह से हेलीकॉप्टर की मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, मोशन इन 2 डायमेंशन है। बट जो इसकी मोशन है, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, आपका मिसाइल की मोशन है, एरो यानी तीर की मोशन है, ये इस तरह की जो दीगर मोशंस हैं, ये सारी के सारी कौन सी मोशंस होंगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होंगी। यानी अब पूरी डेफिनेशन क्या बन रही है कि सच मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली, एक ऐसी मोशन कि जिसमें बॉडी मूव करे हॉरिजॉन्टली और साथ साथ वर्टिकली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के जेरे असर, उसे कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। सच मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसके मोशन के एग्जाम्पल में आप बहुत सारी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बॉडी को आपने थ्रो किया, इसकी मोशन, किसी बॉडी को 6 के लिए बॉल को हिट किया गया तो ये जो बॉल जा रही है इसकी मोशन, जंपिंग ऑफ एनिमल्स की मोशन, इसी तरीके से एरो की मोशन यानी तीर की मोशन, मिसाइल की मोशन और वगैरह वगैरह, इन तमाम की मोशन जो है आपके पास रॉकेट की मोशन, इन सब की जो मोशन हैं वो कौन सी मोशन कहलाएगी? प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। जब मैं क्लास, इत्तेफाक की बात है आज तो फिजिकली तौर पे क्लास नहीं मौजूद, वरना फिजिकली तौर पे जब क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने अच्छा सवाल किया था कि सर जो ड्रोन की मोशन है, ड्रोन हमले वगैरह होते हैं तो सर ड्रोन की जो मोशन है वो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है? तो जी नहीं, ड्रोन की मोशन कंट्रोल में होती है, तो वो मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगी। खैर, जिन्होंने डेफिनेशन नहीं लिखी दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सच मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगली हेडिंग डाल दो, फॉर एग्जाम्पल।
अगली हेडिंग डाल दीजिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल पहले तो आप लोग भी सोचें अपने जहन में, और उसके साथ आप तमाम के तमाम बच्चे जहन में लेके आ सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं भाई, देखो मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल्स में अगर बात की जाए तो मोशन ऑफ मिसाइल, मोशन ऑफ अला, तो इसमें लिखो फॉर एग्जाम्पल करके लिखो मोशन ऑफ अ बॉल, मोशन ऑफ अ बॉल, फॉर एग्जाम्पल करके लिखो मोशन ऑफ अ बॉल हिट फॉर 6, मोशन ऑफ अ बॉल हिट फॉर 6, मोशन ऑफ अ बॉल हिट फॉर 6, कॉमा डाल के लिखो मोशन ऑफ जंपिंग एनिमल्स, मोशन ऑफ जंपिंग एनिमल्स, मोशन ऑफ जंपिंग एनिमल्स, कॉमा डाल के लिखो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम विंडो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम विंडो। किसी चीज़ को आपने खिड़की से फेंका तो इसकी जो मोशन है वो भी मोशन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हमने दो बातें डिस्कस कर ली। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद हमने आपसे डिस्कस किया कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूव करते हैं। फिर मैंने एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया, 2-3 मैंने एग्जाम्पल दे दी, बाकी एग्जाम्पल आप खुद से भी दे सकते हो। इसके बाद आ जाओ इसकी अजम्पशंस पे, यानी अगली हेडिंग डालो अजम्पशंस। अगली हेडिंग डाल दो बेटा अजम्पशंस। अजम्पशंस की हेडिंग डाल के लिखो अजम्पशंस की हेडिंग डाल के लिखो फॉलोइंग आर द बेसिक assumptions of following are the basic assumptions of projectile motion. Following are the basic assumptions of projectile motion. अब ज़रा सुनिएगा बेसिक assumptions क्या हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझो कि assumptions का मतलब होता क्या है, या assume करने का मतलब होता क्या है। assumption या assume करने का क्या मतलब होता है? देखो, assume करने का मतलब ये होता है कि ना फ़र्ज़ कर लेना, अपनी आसानी के लिए फ़र्ज़ कर लेना। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम टेंशन इन स्ट्रिंग की डेरिवेशन करते हैं तो टेंशन इन स्ट्रिंग की डेरिवेशन करते हुए आपको याद होगा हम कहते हैं फ्रिक्शन लेस पुली। अब जो पुली या चरखी, पुली कहते हैं वो गोल चरखी जो व्हील होता है ना जिस पे डोरी घूमती है उसको पुली कहा जाता है। अब मैं कह रहा हूँ फ्रिक्शन लेस पुली है। फ्रिक्शन लेस पुली का मतलब है पुली में फ्रिक्शन है ही नहीं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसी पुली आ जाए कि जिसमें फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन तो है, लेकिन क्या करते हैं हम अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रिक्शन लेस पुली है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कुछ बेसिक चीज़ों को, ताकि हमारे लिए डेरिवेशंस करना आसान हो, क्योंकि अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेरिवेशंस करेंगे। तो अब जो हमारे पास बेसिक अजम्पशंस हैं वो क्या हैं, ज़रा सुनिएगा। अजम्पशन नंबर 1 ये है कि आपको ये तो पता होगा कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए बॉडी को, अब जब बॉडी मूव करेगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉडी मूव कर रही होगी तो मूव करते हुए यकीनन बॉडी के ऊपर एयर लग रही होगी। बल्कि आप में से वो लड़के के जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, अब तो गर्ल्स वगैरह भी क्रिकेट खेलती हैं, तो जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि इमेजिन करो हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हवा सामने से आ रही है। तो जब हवा सामने से आ रही है तो हमें 6 हिट करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। यानी बॉल सामने, क्योंकि 6 के लिए हिट कर रहे हैं तो बॉल सामने 6 के लिए जब हिट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। क्यों होता है मुश्किल? क्योंकि सामने से हवा आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर एयर का भी इम्पैक्ट आ रहा है। बट हम क्या करते हैं कि जो एयर का इफेक्ट है, या एयर की वजह से या एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज आ रहा है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट ये कि हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान जो एयर रेजिस्टेंस आ रही है
या एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है उसे हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट ये कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन वी आर निगलेक्टिंग इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस या अला बला। मैं भी लिखवाऊंगा प्रॉपर अंदाज में, अभी सिर्फ लॉजिक जहन में रख लो कि पहली लॉजिक ये है या पहली अजम्पशन ये है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि एयर ख़त्म हो जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान। जाहिर सी बात है यार, आफरीदी ने अगर किसी बॉल को 6 के लिए हिट किया है तो जो बॉल है वो बीच में एयर तो लग रही है उसको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस एयर की वजह से आने वाले इम्पैक्ट को क्या कर दे रहे हैं, निगलेक्ट कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये कि आपको ये तो पता ही होगा कि जब बॉडी ऊपर जा रही होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है, थोड़ी सी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। बॉडी जब भी ऊपर जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और नीचे आते हुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी ग्रेविटी ऊपर जाते हुए कम हो रही है, नीचे आते हुए क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। बट हम कंसीडर करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन कांस्टेंट है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा। दो बातें हुई अभी तक। पहला पॉइंट ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान एयर रेजिस्टेंस का इम्पैक्ट हम कंसीडर नहीं करते। दूसरा, जो ग्रेविटी में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है उसको भी हम कंसीडर नहीं करते, बल्कि हम थ्रू आउट दी प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, एक जैसे लेते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है, वो नंबर थर्ड पे बहुत ही बुनियादी फैक्टर आता है और वो आता है रोटेशन ऑफ अर्थ। ये तो आपको पता है कि हम अर्थ के अंदर मौजूद हैं और अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अराउंड द सन। तो जब अर्थ अराउंड द सन रोटेट कर रहा है तो उस रोटेशन की वजह से भी प्रोजेक्टाइल मोशन के ग्राफ में या पाथ में थोड़ा बहुत क्या आएगा, चेंज आएगा, उसको भी हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। यानी बुनियादी तौर पे तीन चीज़ें आई। पहली चीज़ ये एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट, दूसरा ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और तीसरा अर्थ की रोटेशन को भी हम निगलेक्ट कर देते हैं। यानी अर्थ की रोटेशन प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। ठीक है, ये तीन अजम्पशंस हैं। तमाम के तमाम बच्चे जल्दी से लिखें, अजम्पशन की हेडिंग डालें और लिखें देयर आर 3 assumptions of projectile motion. There are following are the 3 basic assumptions of projectile motion. इससे पहले शायद मैंने वो सेंटेंस गलती से बोल दिया था, या दोनों सही हैं सेंटेंस। फॉलोइंग आर द बेसिक 3 assumptions of projectile motion. नंबर 1 करके लिखो, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन देयर इज नो effect of air resistance. During projectile motion, there is no effect of projectile motion. During projectile motion, there is no effect of projectile motion. During projectile motion, there is no effect of projectile motion. Sorry, yaar. During projectile motion, there is no effect of air resistance. During projectile motion, there is no effect of air resistance. Point number 1. Point number 2 लिखो, during projectile motion, value of acceleration due to gravity remains constant. During projectile motion, value of acceleration due to gravity remains constant. During projectile motion, value of acceleration due to gravity remains constant. Number 3 पे लिखो, during projectile motion, there is no effect during projectile motion, there is no effect due to the rotation of earth. During projectile motion, there is no effect due to the rotation of earth. There is no effect of नहीं आएगा, there is no effect due to the rotation of earth. During projectile motion, there is no effect due to the rotation of earth.
लाइन से चैप्टर नंबर 4 जस्ट हमारा स्टार्ट हुआ है। बहुत ही स्मूथ वे में आराम से लेटें, वीडियो लगाएं और हैंड फ्री लगा के रिलैक्स होकर सुनते रहें। पूरा चैप्टर इंशाल्लाह आपका क्लियर होगा। बैक टू बैक जैसे मैंने व्हाट्सएप पे लाइन से वीडियोस भेज रहा हूँ उसी तरह देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ऑफ सीज़न के बाद जब आप वापस आएंगे तो 7 चैप्टर्स आपके फ़िज़िक्स में ऐसे परफेक्ट हो चुके होंगे कि आपको आगे की टेंशन नहीं होगी, बल्कि शायद फ़िज़िकल वे में ज़्यादा कम आप पढ़ पाते, ऑनलाइन में आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे अंदाज में आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी आप तमाम के तमाम बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मुझसे इंगेज हैं। एक A to Z सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, तो कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं। बट अगर लेक्चर के दरमियान कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पर्सनल पे करके, क्योंकि मैंने जो ग्रुप बनाया हुआ है उसमें तो एडमिन ऑनली मैंने अपने आप को किया हुआ है जस्ट, तो आप लोग पोस्ट नहीं कर सकते उस पर या मैसेज नहीं कर सकते, बट आप मुझे पर्सनली तौर पे मैसेज करके उस सवाल के हवाले से पूछ सकते हैं कि सर वीडियो में यहाँ पे ये जो बात है शायद आपने समझाई सही नहीं है तो ये दोबारा बता दें, तो मैं इंशाल्लाह वॉइस के ज़रिए आपको कवर अप दे दूँगा। खैर, अभी तक 3 बातें हमने की हैं चैप्टर नंबर 4 में। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एग्जांपल्स बताई। उसके बाद मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक क्या बताई आपको, अजम्पशंस बताई। अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसका असल पार्ट जो स्टार्ट होगा लेक्चर नंबर 2 में होगा, बट मैं आज उस पूरे पार्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ कि हमारा बुनियादी तौर पर जो टॉपिक होगा वो होगा क्या। बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। पेपर में हमेशा जो सवाल आता है वो इस तरह आता है कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद पेपर में सवाल आता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आप प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जाम्पल दें, यानी डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, गिव इट्स एग्जाम्पल्स एंड अजम्पशंस। तीनों चीज़ें मैं दे चुका हूँ। पेपर में इसके बाद जो असल सवाल आता है, या बेसिकली ये जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसकी डेरिवेशन से मुतालिक, और बोर्ड के पेपर में इनमें से एक डेरिवेशन या 2 डेरिवेशन 109% आती है। अभी पहले ज़रा सुनिएगा कि टॉपिक हमारा है क्या। अब हम हेडिंग डालेंगे बेसिक अजम्पशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद। आप तमाम बच्चे हेडिंग डाल दें, आप तमाम बच्चे हेडिंग डाल दें। अल्लाह अकबर। रिलेटेड एक्सप्रेशंस फॉर, ये हेडिंग है बेटा, ठीक है। Related expressions for projectile motion. Related expressions for projectile motion. अब इसमें बुनियादी तौर पे कुछ डेरिवेशंस हैं जो हमें कंप्लीट करनी होंगी, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट होगा, बट इसको पूरा का पूरा पहले कंप्लीट कीजिए कि बुनियादी तौर पे मामला है क्या। देखिए, रिलेटेड एक्सप्रेशंस को करने से पहले मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम बनाने सिखाता हूँ। देखिए, होगा क्या कि ऐसा ही है। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है जिसको यहाँ से, ये बॉडी है जिसको यहाँ से हिट किया गया और बॉडी यहाँ आके गिरी। ये डायग्राम बोर्ड में ही बनाई जाती है पेपर में, तो रिलैक्स होकर सुनिएगा। एक बॉडी है, उसको यहाँ से फेंका गया और ये बॉडी जा रही है। सपोज के लीजिए अफरीदी ने 6 के लिए हिट किया, जो उससे मारा नहीं जाता, और बॉडी यहाँ पे आके गिर गई। ठीक है, बॉडी यहाँ से गई और ये यहाँ से आके गिरी। तो एक बात बताएं सोच समझ के कि बॉडी को किसी ना किसी एंगल से मारा गया होगा। उस एंगल को हम कहेंगे थीटा, उस एंगल को हम कहेंगे थीटा। ये मैंने थीटा का क्या बना दिया है, सिंबल बना दिया है, यानी यहाँ पे मैंने एंगल शो कर दिया कि जिस एंगल से मैंने बॉडी को मारा है वह एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है। अच्छा, बॉडी को जब मारा गया होगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से मारा गया होगा, तो बॉडी को जिस वेलोसिटी से मारा जा रहा है उस वेलोसिटी को मैं कह रहा हूँ वी नॉट। वी नॉट कह लें या वी ज़ीरो कह लें, यानी वी और छोटा सा नीचे ओ, वी नॉट।
अच्छा, इसका प्रॉपर अगर काम भी चाहिए आप लोगों को तो मैंने ग्रुप पे क्या कर रहा हूँ मैं कि आप तमाम बच्चों को अपने नोट्स का चैप्टर नंबर 4 का मुकम्मल PDF भी क्या कर दे रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ, या पिक्स में सेंड कर दे रहा हूँ। उससे क्या होगा कि पिक्स को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने नोट्स के हिसाब से ही पढ़ाता हूँ। जो मेरी रिटर्न करदा नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया होगा, तो मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दे रहा हूँ, साथ में काम भी सेंड कर रहा हूँ। अब एक सवाल आप लोग करेंगे कि सर जब आप नोट्स भी सेंड कर रहे हैं तो लिखवा क्यों रहे हैं? तो बेटा लिखवाने का मेरा अंदाज़ बहुत आसान होता है, आप याद बहुत आसानी से कर लोगे। अगर बुनियादी तौर पे आप नोट्स से याद करना चाहते हो तो नोट्स से याद कर सकते हो, इससे अगर आसानी से याद हो जाते हो इससे आसानी से याद कर सकते हो। बट कोई ऐसी चीज़ है जो लिखने में यहाँ पे कंफ्यूज हो तो आप नोट्स खोल के देख सकते हो कि सर ने क्या काम, या तो स्पेलिंग मैंने गलत कर दिए, कुछ और गलत कर दिए, तो वहाँ से आप उसकी करेक्शन कर सकते हो। ठीक है बेटा, खैर आइए आगे चलते हैं। तो हमारे पास सबसे पहली बात V0 स्पीड से इस बॉडी को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, V0 स्पीड से जब बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो बेटा सबसे पहले बॉडी उड़ते 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 गई मैक्सिमम हाइट पे, तो यकीनन बॉडी कुछ ना कुछ किस पे जाएगी बेटा, हाइट पे जाएगी। बॉडी जितनी हाइट पे गई है ये उसकी कहलाती है हाइट यानी कि एच। तो सबसे पहले हमने डायग्राम में बनाया कि जो उसकी हाइट है यानी एच है उसको रिप्रेजेंट किया। दूसरा स्टेप जो है वो क्या, बॉडी यकीनन कुछ ना कुछ क्या जाएगी, दूर जाएगी। बॉडी जितनी दूर जाती है ये उसकी कहलाती है, ये तो आपके पास इसकी बन गई हाइट, जिसको आप कैपिटल एच कहेंगे। बॉडी यानी बॉडी जितनी ऊपर गई उसकी हाइट है, जिसको आप कैपिटल एच कहेंगे। बॉडी जितनी दूर गई ये उसकी क्या कहलाएगी, रेंज, जिसको आप क्या कहोगे, कैपिटल आर। अब बॉडी को ऊपर तक जाने में जो टोटल टाइम लगा यहां तक, यानी कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हम कहते हैं यहां पर T1। T1 का मतलब है टाइम जो लगा ऊपर तक जाने में। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड। और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या कहेंगे, कैपिटल T। तो बहुत ही आसान अंदाज में हमारे पास यहाँ पे कितने फैक्टर्स आए, 4। एक आया जब प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है तो पहली बात बॉडी ऊपर कितनी जा रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान बॉडी जितनी ऊपर जाती है उसको कहते हैं हाइट यानी कि h। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी जितनी दूर जाती है उसे कहते हैं रेंज यानी कि r। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी को जो टोटल टाइम लगता है फ्लाइट के दरमियान उसे कहते हैं आप कैपिटल T। और प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान जो ऊपर तक जाने में यानी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगता है उसे आप क्या कहते हो, कैपिटल T नहीं बल्कि T1, यानी T1 इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच एट मैक्सिमम हाइट। और बुनियादी तौर पे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमें इन तमाम के लिए डेरिवेशंस करनी होंगी। पेपर में सवाल इस तरह आता है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर हाइट, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेंज, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम। इसका सवाल किस किस तरह से आता है वो मैं ग्रुप में एक पिक सेंड कर रहा हूँ। पिछले लास्ट जो 30 ईयर्स हैं यानी इस टॉपिक के लास्ट 30 ईयर्स में ये सवाल किस तरह से आया उसकी मैं इसके साथ पिक सेंड कर दूंगा वीडियो के साथ, तो आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला सवाल किस किस तरह से पूछा जा सकता है। किसी सवाल में प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है। लेकिन खैर अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बनवाई है, डायग्राम बनवाई है।
प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा दिया, उसके एग्जाम्पल्स करा दिए, उसके अजम्पशंस करा दिए। चैप्टर 4 जैसे स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद आप तमाम बच्चों ने ये वाली हेडिंग डालनी है। और अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर से पहले, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करूंगा भी आप लोगों से, तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये तमाम की तमाम डायग्राम क्या बना लें, कंप्लीट कर लें। इस डायग्राम को कंप्लीट करने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम नेक्स्ट लेक्चर में इस अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।